मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि 10 मई के दिन जो कर्नाटक असेंबली के पोलिंग का दिन है, रायदही का दिन है, आप तमाम से मेरी अपील है, गुजारिश है कि मजलिस के जो ताईदी उम्मीदवार हैं जनाब सुशील कुमार साहब के हक में आप अपना वोट देकर उनको यहां से जमखंडी से आप उनको अपना नए एमएलए बनाइए ताकि हम इस इलाके को, इस असेंबली के हलके को ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि 10 मई के दिन सुबह के अवलीन वक्त में आप अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि वो सुबह में पहले निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, फिर अपने घर के जिम्मेदारों को लेकर जाएं। मैं हमारे इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप सुबह सुबह निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ भी करिए, हमारी सरपरस्ती भी करिए और मजलिस के ताईदी उम्मीदवार के लिए आप आगे बढ़कर एक नई तारीख को यहां पर रकम करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आज हमारी मुलाकात इस शहर के जिम्मेदारों से हुई। मैंने उनसे भी अपील किया कि मौजूदा दौर के हालात को सामने रखकर आप एक फैसला लीजिए। जो सियासत, जो रिवायती सियासत हम लोग हमेशा देखते रहे, वो अब रिवायती सियासत बाकी नहीं रही। अब हम पुरानी सियासत को सामने रखकर अपने वोट डालने के फैसले नहीं ले सकते हैं। मौजूदा दौर के हालात को सामने रखकर हमको और आपको कोशिश करना है कि हमारी एक आवाज विधानसभा में जाए, पार्लियामेंट में जाए, लोकल बॉडी के इलेक्शन में जाए, जिला परिषद में जाए। अगर हम वही पुरानी सियासत को सामने रखकर फैसले लेंगे तो याद रखिए उस पुरानी सियासत ने हमको कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। हां, हमने हमेशा वोट तो दिया मगर हमको कुछ फायदा उससे हासिल नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं कि सुशील कुमार को मजलिस की ताईद हासिल है, मगर सुशील कुमार को साथ में हमारे मराठा भाइयों की ताईद हासिल है, हमारे लिंगायत भाइयों और बहनों की ताईद हासिल है, हमारे दलित और आदिवासी तबके के लोगों को उनकी ताईद हासिल है। हर समाज के लोग सुशील कुमार की ताईद में आज खड़े हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो यहां पर आज इस जलसे आम में आए हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इस बात को, मेरी इस पैगाम को आप अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहां तक आप पहुंचा सकते उनको पहुंचाइए। आप मेरी इस तकरीर को फोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर जहां पर मिलती है उस पर रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें शेयर करिए। पूरों को तरगीब दीजिए कि अब आपको यहां से सुशील कुमार को कामयाब और कामरान करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब से बीजेपी की सरकार 2014 में मुल्क में बनी और फिर कर्नाटका में बनी दोबारा, तो वो जो कांग्रेस की ताईदी सरकार थी कुमारस्वामी के साथ, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई कर्नाटका में तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के एमएलए अपना जमीर बेचकर बीजेपी में नहीं जाते तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मगर अगर आज आप कांग्रेस के लीडर से पूछेंगे, अरे बे कर्नाटका में कैसे बीजेपी की सरकार बन गई, तो आपको बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है उसका। यानी हर चीज के लिए जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है। मुझे कोई उसकी फिक्र नहीं है, मगर आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप अच्छा फैसला लीजिए 10 मई के दिन। मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि आप अच्छा फैसला लीजिए। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज तोप का जनरल कौन था? उसका नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब आज बोल चुका हूं तो पेट में दर्द होगा, पेंचिश शुरू हो जाएगी। मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर ये मुल्क को आजादी सही मानों में उस वक्त मिली जब इस मुल्क का संविधान और आईन बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाकर इस देश को दिया, गरीबों को दिया, मजलूमों को दिया, कमजोरों को दिया। अगर संविधान अम्बेडकर नहीं बनाते तो कमजोर हमेशा कमजोर होता और हिकारत की नजर से उसे देखा जाता। संविधान बना तो अम्बेडकर के संविधान ने पूरे भारत में ऐलान कर दिया कि राजा का बेटा और दलित का बेटा बराबर एक कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये काम बाबा साहिब अम्बेडकर ने किया। हम अपने दलित भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आइए एक बार सुशील कुमार का साथ दीजिए। आज आपको एक जमखंडी में एक नई तारीख को लिखना है। मैं हमारे लिंगायत भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप आइए, सुशील कुमार का साथ दीजिए। बल्कि जमखंडी के तमाम वोटर से आज ओवैसी अपील कर रहा है कि आज आपको जमखंडी को कामयाब करना है, अपने आप को कामयाब करना है, जमखंडी को तरक्की की राह पर लेकर जाना है। इसीलिए 10 मई के दिन एक होकर आप तमाम अपने के वोट का इस्तेमाल सुशील कुमार के हक में करिए। और बीजेपी के बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना बोला जाए कम है बीजेपी के बारे में। और कांग्रेस के बारे में अगर बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। कांग्रेस के बारे में बोलना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी। अगर आज भारत में दलित परेशान है, अल्पसंख्यक समाज के लोग परेशान हैं, हमारा परेशान है, तो सब कांग्रेस की देन है। इन्हीं की वजह से आज हम परेशान हैं। अगर आज उस मनहूस यूएपीए के कानून के तहत बच्चों को गिरफ्तार करके 3-3 साल जेल में सड़ा दिया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी कानून की तायीद नहीं की थी लोकसभा और राज्यसभा में? आज कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है मुझ पर। आप उठाकर लोकसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून 2019 में अमित शाह लेकर आए तो राहुल गांधी अमित शाह की तायीद किए, पूरे कांग्रेस के लोकसभा के राज्यसभा के एमपी तायीद किए। हुबली में 150 बच्चे 14 महीने से जेल में हैं। हाई कोर्ट में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। हुबली के उन 150 बच्चों में से 8-9 लोगों के
खानदान के लोगों से मेरी मुलाकात हुई कल। मैं क्या बताऊं आपको, हमारी एक बहन से मुलाकात हुई, उसकी 8-7 साल की बच्ची सामने थी। वो हमारी बहन रो रो कर कह रही थी कि 14 महीने हो गए मुझे अपने शौहर को देखकर। ये बच्ची मुझसे पूछती है कि उसके पप्पा कब आएंगे। मैं क्या जवाब दूं असद साहब, बताओ आप ऐसा कानून बनाने देते हैं बीजेपी को और बर्बादी की फसाने हमारे लिखे जाते हैं। जेलों में हम सड़ते हैं, हमारी औलाद तड़पती है, हमारी बहनें तड़पती हैं, क्योंकि तुमने बीजेपी का साथ दिया था। और आज तुम कहते हो कि तुम ये करोगे वो करोगे। अरे जब जहां पर मुखालिफत करना था तुमने मुखालिफत नहीं की। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। इल्जामात तो मुझ पर लगते रहेंगे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे इस बात की फिक्र है और हमेशा यही फिक्र रहेगी कि अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो याद रखो मुल्क की जमहूरियत का क्या होगा। लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान बड़ी कड़वी है और ये कांग्रेस के जितने दुम छल्ले हैं, कमजोर लोग हैं, इनके चमचे हैं जो डरते हैं मोदी और अमित शाह से। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास दौलत जो दी हुई अल्लाह की है, मगर याद रखो सबसे बड़ी दौलत अगर मेरे पास है तो मेरा ईमान है, जो दुनिया की कोई दौलत मुझसे खरीद नहीं सकती। वो ईमानदारी है। अब ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भाई आप जहां कहीं भी जाते आप भाषण दे देते, उससे इनको फायदा हो जाता। तो मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेसियों से, मैं क्या करूं? अल्लाह ने मुझे जबान दी बोलने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया सोचने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिल दिया कि वक्त के जालिमों के सामने खड़े होकर कमजोरों के हक के लिए लड़ूं। और अगर तुम में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, जबान नहीं है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तो उसका जिम्मेदार तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी कमजोरी है। और कहते हैं कि नहीं खामोश रहो, ये वक्त बोलने का नहीं है, ये वक्त खामोश रहने का है। तो ये खामोश रहने पर हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान एमएलए हैं, उन्होंने अच्छा कहा। किसी ने उनसे भी कहा था, एक कांग्रेसी ने कहा था कि खामोश रहो, ज्यादा मत बोलो। तो अख्तरुल ईमान ने उनसे कहा, अगर मेरे अब्बा खामोश रहते तो मैं दुनिया में नहीं आता। तो वो मौलाना को समझ में नहीं आया, बोले कैसे? बोले मेरी अब्बा के निकाह में आप थे ना बैठे हुए, मेरे अब्बा ने कहा कबूल तो मेरी अम्मा ने कहा कबूल, तो शादी हुई। तो जबान जब तक नहीं खोलोगे कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं जरा खामोश बैठेंगे, ये हालात ऐसे नहीं है। अरे हालात कब अच्छे थे मेरे प्यारे, हालात कब अच्छे थे? हालात तो हमेशा जैसे थे वैसे ही है। अरे ये तो हमारी तायीद करना, हमारी मेहनत, हमारी जुस्तजू, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां थी कि जो हमको यहां तक लेकर आई। कौन सी सरकार ने, कौन सी पार्टी ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया तुमने हमारे लिए बताओ? रोज हम जिदोजहद करते हैं, रोज हम मुकाबला करते हैं, रोज हम गाली सुनते हैं, रोज हम जिल्लत उठाते हैं, रोज हमको कमजोर किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। मगर जब सुबह होती तो हम कहते कि हम तैयार है लड़ने के लिए, आजा कौन लड़ेगा हमसे। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी बहादुरी है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मेहनत करना है। सिर्फ यहां पर आके चीखा मार के 10 तारीख को सो जाने का नहीं है। सो तो नहीं जाएंगे 10 तारीख को आप लोग, सुशील कुमार को भूल तो नहीं जाएंगे आप लोग। जितनी आए उतने वोट डालेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे वोट डालने के लिए। अपने घर में अपनी मां, बहन और बीवी को, बहनों को लेके जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी, या फिर ये कोई कांग्रेस के, बीजेपी के लोग आके कोई पढ़ के फूंक दिया, अरे उन्हें बोलता बहुत, तुम खामोश हो जाओ। खामोश नहीं रहना। अगर खामोश रहोगे तो याद रखो
तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे खुदा ना खास्ता। जो लोग चीख पुकार करते हैं, लड़ते हैं अपने हक के लिए, दुनिया उनकी तरफ इज्जत की निगाहों से देखती है। जो खामोश हो जाते हैं, दुनिया समझती है कमजोर है, उसको हटाओ सामने से। तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी की निशानी बनेगी। तुम्हारी खामोशी खुदा ना खास्ता तुम्हारी बर्बादी ना बन जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, रिवायती सियासत काम में आने वाली नहीं है। जो सियासत 1970, 80, 90 और 2000 तक की गई, वो अब काम में नहीं आने वाली है। हालात बदल चुके हैं और नए हालात को सामने रखकर अपनी आवाज को पहुंचाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। सेकुलरिज्म की हम कूली नहीं है। सेकुलरिज्म को जिंदा रखना असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। और बताओ, इस पूरे कर्नाटका के इलेक्शन में हिजाब के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों बात नहीं हो रही है? तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं खाली। अरे क्यों भाई, तुम्हारे मुंह पे क्यों हिजाब पड़ गया? हम सर के हिजाब की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चियों की। अभी नहीं, 13 के बाद। 13 के बाद क्या होने वाला है? 13 के बाद तुम क्या करने वाले हैं? अब तो बोलो। हमारे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। अंबेडकर के दिए हुए संविधान में हमारा राइट है, राइट टू कल्चर है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है। मगर ये लोग बोलिए, ये बहुत पुराना डायलॉग है, हम हैं ना तुम नहीं, अब हम हैं यहां पर खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। रिजर्वेशन की बात आई तो अमित शाह पुकार पुकार के बोल रहे, कलेजा फाड़ फाड़ के बोल रहे, हम नहीं देंगे। अरे क्या आप अपने घर से दे रहे? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान आर्टिकल 15-16 बोलता है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूवन है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे उस वक्त की रिपोर्ट है। इनको अब कहीं को याद आया? येदुरप्पा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं थे ना, जब रिजर्वेशन दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे रहे? क्या बात हो गई? आखिर बीजेपी नफरत क्यों करती है कि कोई अगर गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा तो कर्नाटका और मुल्क मजबूत होगा ना। अगर कोई गरीब की बच्ची डीएम बनेगी, आईएएस ऑफिसर बनेगी तो तकलीफ क्या है? कर्नाटका मजबूत होगा ना। मगर इनको देखा नहीं जाता कि कोई तालीम के मैदान में गरीब नीचे से ऊपर चला जाए। इंटरिम रिपोर्ट क्या है? अमित शाह बताओ, इंटरिम रिपोर्ट रखो सामने जनता के। इंटरिम रिपोर्ट क्या है? इंटरिम रिपोर्ट पे बात ही नहीं करेंगे, लड़ाने की बातें करते हैं, रोकने की बातें करते हैं। आज कर्नाटका में, पूरे मुल्क में महंगाई बहुत बड़ा इशू है। भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा, बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, गरीब को नौकरी नहीं है, प्रधानमंत्री बोल रहे मेरे को गाली दे रहे, किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, खेत में नहीं मिल रहा, मोदी बोल रहे मेरे को गाली दे रहे। अरे मोदी जी आपको नहीं बोलेंगे तो क्या तारों को बोलेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पूछेंगे। नहीं, मेरे को नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? नौजवानों की बेरोजगारी की, महंगाई की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? इन्फ्लेशन की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? करप्शन की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर कर्नाटका में उल्टा हो रहा, हम ही खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। मैंने जिधर कहो बस नहीं हो रहा, ले ला ला हमारा है, हमारा है, हमारा। वो उर्दू, दक्षिणी उर्दू की कहावत है कि चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए गति। ये क्या बात है भाई? इस पे तो कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे।
कुछ नहीं बोलेंगे। आज आज पूरे वर्ल्ड जर्नलिस्ट का दिन है। आज दुनिया के पूरे मुमालिक में हमारा नंबर गिर गया। कितना 158 रैंक हो गया हमारा। हमारे सहाफियों को मैं बोल रहा हूं, इस पर भी लिखो, आपका नंबर गिर रहा है देश का। मगर बाज हमारे मीडिया के लोग बाजा बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। मोदी ऐसा कर दिए, वो बीजेपी ऐसा हो गया। अरे जमीन पे जाके देखो क्या हो रहा है। किसी के गरीब के घर में जाकर देखो क्या हो रहा है। किसी नौजवान के दिल में झांक कर देखो कितना रो रहा है। किसी मां से पूछो कि कर्जों में डूब चुके क्योंकि उसका पति बीमार पड़ा था, दवाखाने में इलाज में कर्जदार हो गए। किसी एक बच्चों की मां से पूछो, पढ़ा नहीं पा रही अपने बच्चों को क्योंकि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम हमको जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर गौर करें और अच्छा फैसला लें। कांग्रेस पार्टी के लोग बोलती हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है 5 साल से, और राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। और राजस्थान में जुनैद और नसीर 2 बच्चों को हरियाणा से ये गौ रक्षक जाकर किडनैप करके राजस्थान से हरियाणा को गाड़ी में लाते और उनको जिंदा जला देते। जिंदा जला दिया उनको। जुनैद और नसीर के खानदान वाले मुकामी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए तो पुलिस वाले भाग यहां से, और बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। कितने लोगों को गिरफ्तार करी कांग्रेस पार्टी अब तक? 1 महीने से 1.5 महीने करीब हो गया, 2 लोग पकड़े गए अब तक। आप बताओ फिर कौन सा क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने जो आज आकर आप हमको बोल रहे हैं? अरे आपकी सरकार है, जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। और आपको मालूम जुनैद नसीर को और दूसरे लोगों की भी हत्या की गई थी। हम उसको भी कंडेम करते, मगर वो हत्या में 50 लाख दिए गए, यहां पर 15 लाख दिए गए। कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस की अहमियत इसलिए कम नहीं होती कि मजलिस सत्ता में कब आएगी। लोग पूछते जल्द आपके सत्ता में आ रहे, आप क्या मुख्यमंत्री बनते, क्या आप मंत्री बनते? अरे वो नहीं है। हमारी अहमियत यह है कि अगर हमारा कोई एमएलए जीत कर जाएगा, लड़ेगा गरीबों के लिए, आंखों में आंखें डालकर सरकार के सामने बैठ जाएगा कि इंसाफ करो। क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत राजस्थान में वहां कहां गई मोहब्बत? जाना था। मेरे जाने के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री 15 दिन के बाद गए। मैं हैदराबाद से निकलकर जयपुर गया, जयपुर से गाड़ी में बैठकर जुनैद के घर को गया, और वहां पर जाकर मालूम हुआ कि जुनैद के सिर्फ 6 बच्चे नहीं थे, बल्कि जुनैद का एक भाई नींद पागल है, उसके 8 बच्चों की जिम्मेदारी भी इस बच्चे पर थी। एक घर में 13 बच्चे यतीम हो गए। वहां कांग्रेस की हुकूमत थी। अब आप कांग्रेस वाले कल से बोलेंगे ओवैसी ऐसा ही बोलता है, जज्बात में लाता है तकरीर करके। अरे सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम गारंटी कार्ड की बात कर रहे, तुम राजस्थान में कौन सा गारंटी कीजिए? जिंदगी की गारंटी तुमको देना चाहिए था, मगर तुमने वो काम नहीं किया। वहां पर बीजेपी का एक उम्मीदवार है बीजापुर का, जलसे में बोलता है, सुनिए सुनिए, जलसे में बोलता है देश के खिलाफ कोई बोलेगा, समुदाय के खिलाफ बोलेगा तो ठाएगा दे। मोदी जी ये आप बोल रहे हो उसको या खुद से बोल रहा ही नहीं? मोदी जी आप भूल जा रहे कि गोली चली थी टीपू पर भी, मगर टीपू झुका नहीं, शहीद हो गया देश के लिए। ये ठाई ठाई क्या है रे? ये खिलौना है। कितने गोलियां चलाते तुम? 100, 200, 300, 400, 500 बोलो। सबसे पहले मैं आता हूं, कहां पे आना बोलो, चला मेरे पे। अरे अगर जान जाना है उस दिन तो अल्लाह लिख दिया तो जाएगी जान।
अरे जान को मैसा लेके फिरते रहे, ये दाइए ऐसा है हमारे खुद ले लो, ठाए कहते ठाए। और क्या कर रही पुलिस? पुलिस भी क्या इंतजार में ठाई ठाई के? अब तक तो उस पर केस बुक होना था, मगर नहीं, उन्हें ठाई ठाई बोल रहा। मोदी जी, ये आपका जो उम्मीदवार है ना, इसको आप सियाचिन पे भी जाओ, चाइनीज आर्मी के सामने खड़ा करके बोलो ठाई ठाई। मोदी जी, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा, ये सबसे बेहतरीन आदमी आपका बीजापुर का वो बीजेपी का एमएलए, इसको फौरन प्लेन में बिठा के उतार देना वहां पे, चलो वहां पे ठाई ठाई कर। ठीक है, बात है ये कोई बात है? बताओ आप। अरे तू क्या काम किया वो बता बाबा। नहीं, ठाई ठाई। इनको अब बाय बाय करना है आपको। क्या 10 तारीख के दिन आपसे मेरी अपील है कि अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये आदमी सेकुलर है, बता रहा हूं मैं आपको। ये कांग्रेस बीजेपी की तरह जबान से सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर दिल में सेकुलरिज्म नहीं उतरता कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में। सुशील कुमार शरीफ आदमी है। सुशील कुमार, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ने और आपने इनको कामयाब किया अपने वोट और दुआओं से, ये एमएलए बन जाएंगे तो इस विधानसभा की जमकंडी की जिम्मेदारी सुशील कुमार की भी रहेगी, असदुद्दीन ओवैसी की भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 10 तारीख के दिन वोट देंगे सुशील कुमार को, देंगे वोट? जरा जोर से बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को नहीं सुनाई दी आपकी आवाज। अरे बीजापुर तक नहीं गई आवाज। वोट देंगे सुशील कुमार को। अरे सा खड़े हो के आता हूं, उठा के बोलो। ये बात हुई ना।